दोस्तों, यह कोई काल्पनिक कहानी नहीं है। सत्य घटना। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापानी सेना ने कुछ लड़कियों को पकड़ लिया और उनका यौन उत्पीड़न किया। यह उन लड़कियों द्वारा सहन की जाने वाली यातनाओं का अंत नहीं है। वे बिना किसी दया या करुणा के छोटे बच्चों को भी क्रूरतापूर्वक प्रताड़ित करते हैं। झूलन नाम की एक लड़की को भी इसी तरह से उठा लिया जाता है और उसे प्रताड़ित किया जाता है। देखते हैं कि लड़की अंततः उस शिविर से बाहर निकलती है या नहीं। कोई भी अंतिम दृश्य का अनुमान नहीं लगा सकता। फिल्म की शुरुआत एक बूढ़ी औरत के काम करने से होती है। उसके सामने टीवी पर एक और वृद्ध महिला बात कर रही है। वह अपने जीवन की सबसे भयावह घटनाओं के बारे में बात करती है। उनके शब्द हमें 1943 की याद दिलाते हैं। वह द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान घटित सबसे क्रूर घटना थी। वृद्ध महिला ने कहा, मैं तब 17 साल की थी। जापानी सेना ने हमारा यौन शोषण करना शुरू कर दिया। वे हमें बांध कर रखते थे और हर दिन रात हमारे साथ दुर्व्यवहार करते थे। यहाँ तक कि मासिक धर्म के दौरान भी वे हमें अकेला नहीं छोड़ते थे। भले ही वे अच्छे स्वास्थ्य में न हो या हमारे लिए किसी काम के न हो, वे उन्हें गोली मारकर मार देते थे। उनकी आंखों में कोई डर नहीं है। वहाँ कोई दुख नहीं है, कोई मानवता नहीं है। वे हमें बताते हैं कि हम केवल खिलौने हैं जिन्हें इस्तेमाल किया जाता है और फेंक दिया जाता है। जब वह टीवी पर यह कह रही थी तो उसके सामने बैठी वृद्ध महिला ने सोचा कि उसे यह काम बंद कर देना चाहिए। अब कहानी हमें दक्षिण कोरिया के इतिहास की सबसे भयावह घटना 1943 की ओर ले जाती है। हर जगह हिंसा की चिंता और भय है। ऐसे समय में भी छोटे बच्चे अपनी मासूमियत नहीं खोते और छोटी छोटी खुशियों का आनंद लेते हैं। दक्षिण कोरिया के एक छोटे से गांव में जोला नाम की एक लड़की अपने दोस्तों के साथ एक खेल खेल रही है। एक जापानी सेना का ट्रक गुजर रहा है। इसमें एक सैनिक लड़की को देखकर अजीब सी मुस्कान दे रहा है। उस मुस्कुराहट में कुछ भयावहता है, लेकिन वहां मौजूद कोई भी बच्चा इसे पहचान नहीं पाएगा। अगले दिन झूलन अपने दोस्तों के साथ एक और खेल खेल रही है। उस खेल में 2 बच्चों के पास ताबीज हैं। इसका मतलब है कि वहां एक मशीन जैसी कोई चीज है। उस समय कोरिया में लोगों का मानना था कि इससे बुराई दूर रहेगी, लेकिन जुलानी के पास ऐसा कोई ताबीज नहीं था। इसीलिए वह एक छोटा सा इशारा करती है। वह कहती है कि जो लोग इस खेल में जीत जाएं उन्हें ड्रिंक दी जाए और जो हार जाएं उन्हें खाने के लिए चॉकलेट दी जाए। अंततः जुमेन की जीत हुई। वह तुरंत ताबीज ले लेती है और बहुत खुशी से घर भाग जाती है। पीछे से उसकी सहेलियां रो रही हैं और उससे कह रही हैं कि कृपया उन्हें भी वह ताबीज दे दो, लेकिन झूलन को इसकी परवाह नहीं है। ये जीत की खुशी में दौड़ता है। रास्ते में उसे अपने पिता दिखाई देते हैं। वे दोनों हंसते गाते खुशी खुशी घर जाते हैं, लेकिन जुमान को पता नहीं। घर पर उसकी माँ बहुत नाराज थी, क्योंकि जुमान को पहले ही पता चल गया होगा कि उसके दोस्तों ने ताबीज ले लिया है। माँ गुस्से में उससे ताबीज वापस करने को कहती है, लेकिन जुमान हठपूर्वक ताबीज देने से इनकार कर देता है। इसमें लिखा है कि यह मेरे साथ रहेगा। माँ गुस्से में आकर उसके पैरों पर डंडे से मारती है। लड़की बेकाबू होकर रो रही है। उसके पैरों पर लाल चोट के निशान दिखाई देते हैं। उस रात बाद में माँ अपना प्यार दिखाती है, घावों पर दवा लगाती है, अपनी बेटी को चूमती है और रोते हुए माफ़ी मांगती है। उसी दर्द के साथ वह सारी रात जागकर लड़की के लिए एक और नया ताबीज बनाती है। कब की बात है ये? यह उस समय हुआ जब पूरा कोरिया जापानी कब्जे में था। सभी गांव उनके नियंत्रण में हैं। कोरिया में लोगों को बंदी बनाकर जबरन ले जाया जा रहा है। वे कुछ लोगों की हत्या भी कर देते हैं। ऐसे खतरनाक समय में एक माँ बहुत डरी हुई है। वह कहती है, अगर वे तुम्हें ले गए तो तुम्हारे पिता और मैं कैसे जीवित रहेंगे? वह दुख के साथ कहती है कि एक बार कोई उनके हाथ में पड़ जाए तो वह वापस नहीं आ सकता। कुछ दिनों बाद जुमन अपने दोस्तों के साथ खेलकर घर आता है। जापानी सैनिक पहले ही घर में घुस चुके थे और माता पिता को धमका रहे थे। उसी समय जुमन वहां आ जाता है। माँ उसे देखती है और हाथों से इशारा करके कहती है कि यहाँ से भाग जाओ, लेकिन जमान को कुछ भी समझ नहीं आता। सच्चाई यह है कि जापानी सैनिक जुमान के लिए आए थे। जब सैनिकों ने उसे देखा तो कहा, डरो मत, अपना सामान पैक करो और तैयार हो जाओ, हमें देर हो जाएगी। चाहे उनके माता पिता ने कितनी भी विनती की, लेकिन उन्होंने उनकी एक न सुनी। माँ तुरंत कुछ पैसे देकर जुम्मन के हाथ में रख देती है। इस पैसे को सुरक्षित रखें, चाहे कितनी भी मुश्किल हो, आपको जीवित रहना ही होगा। ये सब याद रखें, आपका नाम, आपके पिता का नाम, हमारे गांव का नाम। वह रोते हुए कहती है, एक दिन तुम्हें इन सब की जरूरत पड़ेगी।
माँ और बेटी गले लगकर जोर जोर से रोने लगी। आखिरी समय में उसकी माँ उसे एक नया ताबीज देती है जो उसने अपने हाथों से बनाया था और कहती है कि यह उसकी रक्षा करेगा। जापानी सैनिक उसे ले जाएंगे। तभी लड़की रोने लगती है और डर से कांपने लगती है। ट्रेन में उसके साथ कई लड़कियां हैं। कोई नहीं जानता कि उन्हें कहाँ ले जाया जा रहा है और क्यों। वे सभी डर के मारे रो रहे हैं। रेल यात्रा के दौरान जुमान योंगी नाम की एक लड़की से बात करना शुरू कर देता है जो उसके बगल में बैठी होती है। उस दिन जब लड़की का जन्मदिन था, वह 15 महीने की रही होगी। उसके जन्म के तुरंत बाद उसकी माँ की मृत्यु हो गई, इसलिए वह अकेली ही बड़ी हुई। दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं और अपने दुख और जीवन की बातें एक दूसरे से साझा करते हैं। कुछ दिनों की यात्रा के बाद ट्रेन चीन के पास रुकती है। उस समय चीन भी जापानी नियंत्रण में था। वह था, एक बार जब वे वहां पहुंच जाएंगे तो उन्हें पता चल जाएगा कि वे उन छोटे बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करेंगे और उनके साथ क्या करेंगे। जापानी सेना उन्हें शिविर में ले जाएगी। यहीं से अप्रत्याशित घटनाएं घटने लगती हैं। वे एक कमरे में बैठे हैं और एक जापानी महिला उनसे उनकी उम्र पूछ रही है। उनमें सबसे छोटी लड़की जुमेन है। वह केवल 14 वर्ष की है। उसकी कम उम्र के कारण उसे जांच के लिए डॉक्टर के पास ले जाया गया, यानी यह जांचना कि उसका शरीर कैसा है। उसके निजी अंगों को नंगा करके उनकी जांच की जाती है। ये सब देखकर जुमन बहुत डर जाता है और चीखने चिल्लाने लगता है, लेकिन उसके पास इसे रोकने की शक्ति नहीं है। परीक्षण के बाद जुमान को अच्छी तरह से साफ किया जाता है, हल्के कपड़े पहनाए जाते हैं और एक विशेष कमरे में रखा जाता है। उसी रात शिविर में एक अधिकारी नशे में है। ये जुमा इसी उद्देश्य से तैयार किया गया होगा। जब वह कमरे में प्रवेश करता है तो जुमान डर के मारे एक कोने में छिप जाता है, लेकिन राक्षस उस पर हमला करता है और अपनी मर्जी से उसे पीटता है। जुमन बेहोश हो जाता है, यहाँ तक कि अचेतन अवस्था में भी वह अपनी इच्छानुसार व्यवहार करता है। यह असहनीय एवं अवर्णनीय पीड़ा है तथा शिविर में अन्य लड़कियों की स्थिति भी भयावह है। वे लड़कियां डर और दर्द से छटपटा रही हैं और जिंदा बाहर निकलने की उम्मीद कर रही हैं, लेकिन वहां कोई दया, करुणा या मानवता नहीं है। कुछ दिनों बाद कोरियाई विद्रोहियों ने शिविर के बाहर जापानी सैनिकों पर हमला कर दिया, लेकिन चूंकि सैनिकों के पास नवीनतम हथियार हैं, इसलिए सभी विद्रोही मर जाते हैं। भय और हिंसा फिर से शुरू हो गई। इस बीच जुमन की तबीयत खराब हो जाती है और वह बिस्तर पर पड़ जाता है। दिन ऐसे ही बीतते रहते हैं। एक दिन उसे दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनाई देती है। जैसे ही वह आवाज़ सुनती है, वह डर के मारे उठ बैठती है, क्योंकि उस दरवाजे के खुलने की आवाज़ का मतलब भी यही है, अब कोई आकर उसे फिर से प्रताड़ित करेगा। लेकिन इस बार जिस व्यक्ति ने दरवाज़ा खोला और अंदर आया, वह नहीं था जिसकी उसे उम्मीद थी। उसका नाम तनाका है। वह उसकी ओर देखता है और धीरे धीरे तथा शांत स्वर में बोलता है, तुम्हें उठने की जरूरत नहीं है, आराम करना। तुम मेरी बहन की उम्र की हो। आपका क्या नाम है? वह प्यार से पूछता है। उस क्षण उसके मन में एक छोटी सी आशा जगने लगती है। हालांकि जुमन मानसिक रूप से बहुत कमजोर है। उसे ये भी याद नहीं कि वह कौन है या उसका नाम क्या है। कई वर्षों के बाद ये सोचकर कि किसी ने उसे पहचान लिया है, वह भावुक हो जाती है और रो पड़ती है। वह दर्द से कहती है, मुझे अपना नाम भी याद नहीं है। उसके जैसी कई लड़कियां कई दिनों से परेशान हैं। वे अक्सर उन्हें नदी पर ले जाते और उनके शरीर को नहलाते। उनके चेहरे, हाथ और पैरों पर लाल चोट के निशान हैं। ये वहां हुए अत्याचारों के संकेत हैं। उनमें से एक लड़की ऐसी है जो मानसिक रूप से बहुत कमजोर है, क्योंकि एक दिन जो व्यक्ति उसके कमरे में आया वह उसकी अपनी माँ थी। हालांकि अन्य सैनिकों को इस बारे में पता चल जाता है और वे उसके सामने ही उसे बेरहमी से मार देते हैं। इसके बाद लड़की पागल हो जाती है। जब भी कोई सेना की वर्दी में दिखता है तो उसे अन्यया अन्यया कहकर पुकारा जाता है। बाद में जब ये सभी लड़कियां मिलती हैं तो वे हमेशा हंसती और बातें करती रहती हैं, लेकिन जल्द ही अतीत को याद करके माता पिता चुप हो जाते हैं। दिन इसी तरह बीतते हैं। लगातार हो रहे अत्याचारों के कारण जीवन नरक बन जाता है। प्रत्येक सैनिक हर 10 मिनट में एक लड़की का यौन उत्पीड़न करता है। यदि एक व्यक्ति कमरे से बाहर जाता है तो दूसरा व्यक्ति प्रवेश करता है। उनकी पीड़ा की कोई सीमा नहीं है। उनकी मदद करने वाला कोई नहीं होगा। वे सैनिक अवश्य ही क्रूर हो गए होंगे। वे उन लड़कियों की स्थिति जाने बिना बार बार उनका यौन उत्पीड़न करते रहते हैं। ऐसी विकट परिस्थितियों में झूलन अपनी 2 सहेलियों के साथ भागने की योजना बनाती है। हो सकता है कि ईश्वर उनकी मदद करना चाहता हो,
या उनके साथ कुछ अच्छा घटित हो। यानी जापानी सैनिकों में तनाका नाम का एक सैनिक बहुत अच्छा आदमी था। एक दिन तनाका जुमिन को एक गुप्त नक्शा देता है जो शिविर से बाहर निकलने का रास्ता दिखाता है। जल्द ही जुमिन, उसकी दोस्त युवाही और 2 अन्य लड़कियां भागने की योजना बनाती हैं। वे सावधानीपूर्वक शिविर से भाग निकलते हैं, लेकिन जल्द ही सेना को इसके बारे में पता चल जाता है। वे तुरंत भागी हुई लड़कियों की तलाश शुरू कर देते हैं। इसी समय एक लड़की अप्रत्याशित रूप से उनसे अलग हो जाती है। उसे जापानी सैनिकों ने पकड़ लिया और बेरहमी से पीटा। बाकी 3 लोग बिना छुपे ये दृश्य देखते हैं। तब जुमिन बहुत दुखी हुआ और बोला कि हम उन्हें बहुत नुकसान पहुंचाएंगे। वह कहती है कि हमें शिविर में वापस जाना चाहिए। अगर हम भाग गए तो वे वहां सभी को प्रताड़ित करेंगे। ऐसा कहकर वे सभी अपने कमरों में वापस चले जाते हैं। लेकिन यहाँ चीजें वैसी नहीं होती जैसी उन्होंने कल्पना की थी। उस मध्य रात्रि को सैनिकों ने उन्हें घसीटकर बाहर निकाला, ठंड में नंगा खड़ा रखा और उन्हें क्रूरदंड दिया। इसी तरह उनका जीवन चलता रहता है। एक दिन वे उन लड़कियों को, जो अच्छी सेहत में नहीं थीं और सेना के लिए बेकार थीं, एक ट्रक में भरकर दूसरे शिविर में ले जाते थे। लेकिन वास्तव में उन्हें मारने के लिए ले जाया गया था। वे उन्हें जंगल में ले जाते हैं और एक एक करके गोली मार देते हैं। वह भी वहां होगा। वह अपने सामने किसी निर्दोष व्यक्ति पर गोली भी नहीं चला सकता। ये देखकर एक अन्य अधिकारी उसे वहीं गोली मार देता है। तनाका के शव को अन्य शवों के बीच रख दिया जाता है तथा सभी पर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दी जाती है। ये हुआ 2 साल बाद 1945 में जापान को एक बड़ी सजा का सामना करना पड़ा। हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए जाने के बाद जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया। पूरा देश अराजकता में है। सैनिकों को उनके देश वापस बुलाया जाता है। अब बाकी लड़कियों की स्थिति क्या है? उन्हें भी एक ट्रक में लादकर उसी जंगल में ले जाया जाएगा, क्योंकि उन्हें डर है कि अगर वे बच गए तो जापानी सेना द्वारा किए गए सारे अत्याचार उजागर हो जाएंगे और दुनिया तबाह हो जाएगी। इसलिए वे उन्हें भी मारने की योजना बनाते हैं। लेकिन यहाँ जुमिनो अपनी दोस्त युवे को वह ताबीज देती है जो उसकी माँ ने उसे दिया था। वह रोते हुए कहती है, ये तुम्हारी रक्षा करेगा, इसे हमेशा अपने पास रखना। बाद में जापानी सेना सभी को एक साथ इकट्ठा करके उन्हें गोली मारना चाहती है। इसी समय कोरियाई सेना वहां पहुंचती है। जापानी और कोरियाई सैनिकों के बीच गोलीबारी होती है। कुछ लड़कियां इस अफरा-तफरी में मर जाती हैं, जबकि अन्य बच निकलती हैं। इधर जुमिन और इवाया भी भाग जाते हैं। हालांकि एक घायल जापानी सैनिक उन पर हमला करता है। अब जुमिन घायल हो जाएगा। जैसे ही सैनिक उन्हें मारने वाला होता है, एक कोरियाई सैनिक आता है और उसे गोली मार देता है। इसके बाद कोरियाई सेना उन सभी को बचा लेती है। हालांकि जब जुमिन पीछे मुड़कर देखता है तो घायल जापानी सैनिक फिर से उठता है और अपनी बंदूक से युवाही पर गोली चलाने की कोशिश करता है। इसी समय जुमिन अपनी जान जोखिम में डालकर गोली को अपने ऊपर लगने देती है। अतः जुमिन की मौके पर ही मौत हो जाती है, लेकिन उसके चेहरे पर हल्का संतोष है, क्योंकि उसने अपनी दोस्त की जान बचाई थी। फिर कहानी वर्ष 1991 में बदल जाती है। फिल्म की शुरुआत में दिखाई देने वाली बूढ़ी औरत कोई और नहीं बल्कि एक युवा महिला है जिसकी कुछ और इच्छा है। वह कम से कम एक बार अपने दोस्त जुमिन की आत्मा को देखना चाहती है। यहाँ वह एक ऐसे घर में जाती है जहाँ वह तंत्र विद्या से परिचित होती है। उस परिवार में यू नाम की एक लड़की के पास मृतकों की आत्माओं को अपने शरीर में लेने की शक्ति है। तो जैसा कि युवाही चाहता है, जुमिन की आत्मा यू के शरीर में प्रवेश करती है। युवाही जब जुमिन को देखती है तो रोती है, मुझे माफ कर दो, तुमने मुझे वो गोली खाने पर मजबूर किया जो मुझे लगनी चाहिए थी। मुझे कुछ समय दो। वह कहती है कि वह जल्द ही आपके पास आएगी। फिर यू अपने मूल रूप में लौट आती है। दृश्य समाप्त होने के बाद सभी मृत आत्माएं अपने घर लौट जाती हैं। जुमिन की आत्मा भी घर चली जाती है। वह अपने माता पिता से मिलती है, अपनी माँ द्वारा दिया गया ताबीज बांधती है और उनके साथ भोजन करती है। ये दृश्य, जो जुमिन की अंतिम इच्छा है, हमें बहुत प्रभावित करता है, क्योंकि कई मृत आत्माएं कम से कम एक बार घर जाने की इच्छा रखती हैं। उनके जीवित रहते ये संभव नहीं था, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद उनकी इच्छा पूरी हुई, लेकिन इसके लिए उन्हें अपनी जान देनी पड़ी। इसीलिए इस फिल्म का नाम स्पिरिट होमकमिंग रखा गया है, यानी घर में आत्माओं का प्रवेश। यह एक सच्ची कहानी है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापानी सेना कोरिया और चीन जैसे देशों से छोटे बच्चों को जबरन ले गई और उन्हें कंफर्ट वूमन यानी अपनी खुशी के लिए इस्तेमाल किया। वे नर्सों की पोशाक पहने हुए उनकी तस्वीरें लेते और अधिकारियों को भेजते।
ऐसी हिंसा की शिकार लड़कियों की पीड़ा इतिहास में दर्ज हो गई है। क्या हमारे देश में भी ऐसे राक्षस हैं? टिप्पणी। यह आज का वीडियो है दोस्तों, सब्सक्राइब करना न भूलें। देखने के लिए धन्यवाद।